प्रिय विद्यार्थियों, जैसा पिछले वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे थे भारत में विविधता में एकता, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मैं डॉक्टर अमजद खान से आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको पिछले लेक्चर में कोटा विश्वविद्यालय कोटा के BA पार्ट 3 के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र द्वितीय जो भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो विभिन्नता में एकता वाला जो टॉपिक है उसके हमने प्रारंभ में पिछले लेक्चर में बात की थी कि इन्हें हम मुख्य रूप से इन विविधताओं या विभिन्नताओं को हम 7 मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं, जो हमने पिछली बार डिस्कस की थी। उनमें मुख्य रूप से जो 7 थी उनमें संरचनात्मक विविधताएं थी, जिसमें हमने भारत को 3 भागों में विभाजित किया था: हिमालय पर्वत, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान और प्रायद्वीपीय भारत के रूप में मुख्य रूप से। और दूसरी जो भिन्नता थी या विविधता थी वो थी धरातलीय विविधता, जिसमें धरातल में हमें अलग अलग पूरे देश में इतना बड़ा विशाल देश होने के कारण अलग अलग भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तीसरे रूप विविधता के रूप में हमने जलवायु संबंधी विविधताओं की बात की थी कि देश में उत्तर से लेकर दक्षिण कन्याकुमारी तक हमें अलग अलग जलवायु में तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायुदाब में भिन्नता विभिन्न स्थानों पर बहुत अधिक देखने को मिलती है। चौथी बात हमने करी थी वनस्पति संबंधी विविधताएं, डाइवर्सिटीज इन वेजिटेशन। जैसे जैसे क्योंकि जलवायु के साथ जुड़ा होता है वनस्पति, तो जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे वहाँ की उस क्षेत्र की वनस्पति में भी परिवर्तन होता जाता है। इसी कारण से हमारे देश में भी जिस प्रकार जलवायु में भिन्नता पाई जाती है, उसी तरह से वनस्पति में भी अलग अलग क्षेत्रों में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। 5वां हमने जो विविधता की बात की थी वो स्थानीय समय की विविधता की बात थी, डाइवर्सिटीज ऑफ लोकल टाइम। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत एक विशाल देश होने के कारण यहाँ का देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, और इसी कारण उत्तर पूर्व से लेकर जहाँ हम अरुणाचल, आसाम वगैरह की बात करें, वहाँ से लेकर इधर थार के मरुस्थल तक अगर हम जाएँ राजस्थान में, तो हमें तापमान वो समय में काफ़ी स्थानीय समय में विविधताएं देखने को मिलती हैं। छठी बात हमने जो की थी, छठी विविधता की जो बात हमने की थी वो थी जनसंख्या के वितरण में विविधताएं, डाइवर्सिटीज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि धरातलीय विभिन्नताएं हैं, जलवायु संबंधी विविधताएं हैं, वनस्पति संबंधी विविधताएं हैं, मृदा संबंधी विविधताएं हैं। तो उन सब के कारण जनसंख्या के वितरण और घनत्व में भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। जहाँ एक और निर्जन लद्दाख का क्षेत्र है, थार का मरुस्थल है, जहाँ पर हमें बहुत कम नगण्य रूप में जनसंख्या देखने को मिलती है। तो दूसरी तरफ उत्तर का बड़ा मैदान है, जहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर नदी घाटियाँ हैं, यहाँ पर कई सारी सभ्यताओं का उदय हुआ और यहाँ पर कृषि संबंधी कार्य बहुत बड़े स्तर पर किए जाते हैं, तो जनसंख्या का दबाव यहाँ पर अधिक है। इसी तरह से दक्षिण भारत में भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मानवीय दृष्टिकोण से उपयोगी दशाएं होने के कारण वहाँ भी जनसंख्या का वितरण और घनत्व में अधिक देखने को मिलता है। और अंतिम जो 7वां बिंदु था जिस विविधता की हमने बात की थी वो थी सामाजिक तत्वों में विविधताएं, डाइवर्सिटीज इन सोशल एलिमेंट्स। तो जैसा कहा था आपको कि यहाँ पर विश्व में इतनी अधिक जो विविधता है सामाजिक जो तत्वों में, जिनमें हम धर्मों की बात करें, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग बोलियों के लोग, तो ये इतनी विविधता, अलग अलग त्यौहार, अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले, ये सब जो हैं ये हमारी विविधता में एकता को मजबूत करने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जो विश्व के अन्य देशों में देखने को नहीं मिलता है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है। अब बात करते हैं हम अनेकता में एकता की। भारत में जो अनेकता में एकता है, यूनिटी विद इन डाइवर्सिटी, हमारे देश का जो लक्षण विविधता नहीं होकर, विविधताएं तो है ही सही, लेकिन जो मुख्य लक्षण है वो विविधता नहीं होकर उसमें पाई जाने वाली
एकता है जिसका विकास एक बड़े लंबे समय के अंतराल के साथ हुआ है। इस एकता को बनाने वाले वो जो कारक हैं, उन कारकों को हम मुख्य रूप से, जो इतनी बड़ी एकता हमारे देश में देखने को मिलती है, वो हम उन कारकों को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं अध्ययन की दृष्टि से। सबसे पहली जो एकता की बात है वो है धरातलीय। भारत में जैसा हमें विदित है कि भारत के 3 प्रमुख धरातलीय खंड हैं, जिनमें प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वत और उत्तर का विशाल मैदान। ये एक दूसरे से अलग नहीं है। निर्माण की दृष्टि से ये तीनों भाग एक दूसरे से भिन्न नहीं होकर एक दूसरे के पूरक हैं, और ये तीनों भारतीय उपमहाद्वीप को एक रूपता प्रदान करते हैं। जैसा कि इसको प्रायद्वीपीय भारतीय उपमहाद्वीप की भी इसको संज्ञा दी जाती है, इस भाग को, दक्षिण के वाले भाग को इसी एकरूपता की वजह से दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो महाद्वीप में एक लक्षण होते हैं वो सब हमारे देश में दक्षिणी भाग में देखने को मिलते हैं। दूसरे, अगर हम एकता की बात करें तो वो मानसूनी जलवायु हम कह सकते हैं। दूसरे रूप में दूसरा भाग ये हो सकता है, उसमें ये कहा जा सकता है कि भारत के प्रदेशों में जलवायु में स्थानीय अंतर तो पाया जाता है। जैसा आपको कहा कि इतनी बड़ा देश है तो विविधता है जलवायु संबंधी, जिसके बावजूद संपूर्ण देश की जलवायु मानसूनी है। पूरे देश की जलवायु मानसून पर आधारित है, तो हमारे देश की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है, जबकि स्थानीय अंतर देखने को मिलता है। लेकिन इस प्रकार मानसून ने देश के समस्त विस्तार में मानव एवं प्रकृति के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया में बहुत अंश तक एक रूपता लाने के लिए एक आधार प्रदान किया है। मानसून किस रूप में आधार प्रदान किया है इसने एक रूपता लाने में, कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तरी भारत तक जो वर्षा होती है वो मानसून के द्वारा होती है। तो जैसे ही मानसून का आगमन शुरू होता है या मानसून का प्रस्थान होता है, पूरे देश में समाचार पत्रों में, सूचना तंत्र में, मीडिया में सबसे पहले इस प्रकार की खबरें आती हैं कि आज मानसून कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पर प्रारंभ में पहुँचेगा, उसके बाद कौन से भाग में आगे बढ़ेगा और कहाँ तक पहुँचेगा। ये हमारे देश के रोज़ की खबरों का जो मानसून वह आता है तब उसकी बात होती है। तो ये एक इस रूप में भी एक रूपता हमें प्रदान करता है। तीसरा, अगर हम रूप में बात करें तो वह है सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों में के निरंतर आदान प्रदान ने सांस्कृतिक मिलन की एक प्रक्रिया को जन्म दिया, जिसने प्रादेशिक वर्गों पर अपनी गहरी छाप लगाकर एक तरह से एकता को जन्म दिया है। विभिन्न सांस्कृतिक उपदेशों में भी एकता की झलक हमें देखने को मिलती है। सांस्कृतिक जो उपदेश पूरे देश में प्रचलित हैं उनमें भी एकता मिलती है। हमारे यहाँ कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, कई सारे मेले होते हैं। एक स्थान से लोग दूसरे स्थान पर उनको देखने के लिए जाते हैं। चाहे कोटा के दशहरे मेले की हम बात करें, पूरे भारत से अलग अलग भागों से उन दिनों में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। तो ये भी एक सांस्कृतिक एकता का रूप हमें देखने को मिलता है। चाहे हम मैसूर के मेले की बात करें, या हम कहीं तीर्थ स्थानों पर जाने की बात करें, या हम मठों की बात करें, या हम अन्य स्थानों की बात करें जहाँ पर हमें सांस्कृतिक एकता लगातार देखने को मिलती है। चौथे बिंदु के रूप में हम कह सकते हैं कि अंतर प्रादेशिक आर्थिक संपर्क। यातायात एवं संचार व्यवस्था ने ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर होने में बहुत सहायता की है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं ने प्रादेशिक समूहों की सदियों पुरानी पृथकता को तोड़कर बड़े पैमाने पर अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय प्रव्रजन की स्थिति उत्पन्न की है। एक स्थान से दूसरे स्थान आर्थिक क्रियाकलापों के लिए जो जाते हैं, चाहे महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के श्रमिक वर्ग जाता हो, या बिहार से जाता हो, या गुजरात से जाता हो, तो ये एक आदान प्रदान वाली जो स्थिति है, जो अंतर प्रादेशिक आर्थिक संपर्क की जो स्थिति है, रोजगार की तलाश में चाहे जाते हों, चाहे दिल्ली विभिन्न क्षेत्रों से लोग जाते हों, राजस्थान से जाते हों, मध्य प्रदेश से जाते हों, तो ये एक जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं, या ये भी एक
एक रूपता बनाने में या एकता बनाने में, हमारे देश की विभिन्नता में एकता, क्योंकि वो अलग-अलग प्रांतों से लोग जाते हैं। दिल्ली ऐसा जगह है जहाँ पर पूरे देश से लोग, चाहे रोज़गार की तलाश में जाते हों, चाहे अन्य कार्य की तलाश से जाते हों, तो वहाँ पर अलग-अलग तरह के लोगों का आपस में मिलना-जुलना होता है। फिर चाहे वो अलग दूसरे राज्य के लोग दक्षिण के राज्यों में जाते हों या दक्षिण राज्य के राज्यों के लोग उत्तर के राज्यों में आते हों, तो ये भी एक आर्थिक क्रियाकलापों के लिए, तो ये भी एक विभिन्नता में एकता पैदा करने में बहुत बड़ा देश में योगदान है इन सब का। तो इन विभिन्न कारकों ने भारत में एकता को जन्म दिया। इस प्रकार भारत में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता होने पर भी समस्त भारतीय एकता के सूत्र में बहुत अच्छी तरह से बंधे हुए हैं। यही हमारी एक खूबी है विश्व में। धन्यवाद।